हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। इस लेक्चर में हम देखेंगे सर्वे के बारे में। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने सर्वे के बारे में क्या जाना। सर्वे जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, रिसर्च करने का एक तरीका है। सर्वे के अंदर हमें पता चलता है बेसिकली, यहाँ पे हमें क्वांटिटी नहीं पता चलता है, क्वांटिटी पता चलता है, यहाँ पे हमें क्वालिटी पता नहीं चलता है। सर्वे के अंदर जब हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन पे रिसर्च करना चाहते हैं या किसी एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं सर्वे मेथड्स का। चूँकि इंटरव्यू के थ्रू या फील्ड स्टडी के थ्रू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को स्टडी नहीं कर सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हम नहीं जान सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिसर्च मेथड हमारे सामने आता है जिसे हम बोलते हैं सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के अंदर जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में हम लोगों से पूछ सकते हैं। पूछने का हमारे पास दो सोर्स हो सकता है, या तो हम ऑफलाइन जा सकते हैं या ऑनलाइन जा सकते हैं। ऑफलाइन का अर्थ ये हो गया कि हम उनसे क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर हमने प्रिंट करवा लिया और लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या ओरली जो है सो कहीं से पूछ ले रहे हैं तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर हम पोस्ट के थ्रू पूछ ले रहे हैं क्वेश्चन। जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो जैसे यूट्यूब ऐड के रूप में हमें देखने को मिलता है सर्वे किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, या फिर हमें ईमेल्स के थ्रू उसका रिप्लाई कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दो मोड के थ्रू जो है हम सर्वे को रिप्लाई कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। जब हम सर्वे करते हैं तो हमें कुछ लोग चाहिए होता है। सर्वे और सेंसस में अंतर है। सेंसस हम तब करते हैं जब सारे ही पॉपुलेशन, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। सर्वे और सेंसस, इस दोनों में डिफरेंस है। सेंसस जो है एक लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ ये पूरा पॉपुलेशन है, इसमें से रैंडम कुछ लोगों से हम जब चीज़ें पूछते हैं तो वो होता है सर्वे। लेकिन जब मान लेते हैं ये एक लार्ज पॉपुलेशन है और इस सारे ही पॉपुलेशन से जब हम वो चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये होता है सेंसस। तो जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो ये जो कुछ पर्टिकुलर पर्सन है जिसे हमने अपने रिसर्च के लिए चूज किया है, इसे हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट्स। यानी जिन लोगों से हम सर्वे करने वाले हैं, जो लोग हमारे सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या फिर इसे हम सैंपल भी बोलते हैं। यानी सर्वे का सैंपल भी बोलते हैं। तो अभी हम समझ रहे थे तो सैंपल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, जब हम कोई सर्वे कर रहे हैं, तो हम सैंपल को कैसे आइडेंटिफाई करें, जो हम किन लोगों को अपने सर्वे के अंदर रखना चाहते हैं। तो सैंपल को आइडेंटिफाई करने का दो प्रिंसिपल बताया गया। फर्स्ट प्रिंसिपल में हमें ये पता चला जिस वर्क से या जिस चीज़ से रिलेटेड हम सर्वे करने जा रहे हैं, जैसे हम किसी फैक्ट्री से रिलेटेड सर्वे करने जा रहे हैं, तो इस फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी कैटेगरी के लोग हैं या सब कैटेगरी के लोग हैं, जैसे यहाँ के वर्कर हो सकते हैं, यहाँ के मैनेजर हो सकते हैं, ये कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, ये मान लेते हैं किसी ए चीज़ का फैक्ट्री है तो कोई बी फैक्ट्री से रिलेटेड हो सकता है जो इससे रिलेशन में हो। उन सारे ही लोगों में से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम दूसरा तरीका देखेंगे, जो दूसरे तरीके से हम कैसे सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, जो किन लोगों से हमें क्वेश्चन पूछना है, किन को हमें अपने रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट कराना है, उनको हम कैसे चूज करेंगे। तो ये हमारा पहला मेथड था, इसके बारे में हमने जान लिया है। आज हम दूसरे प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सिलेक्शन इज दैट द एक्चुअल यूनिट, that is person or village or household, should be based purely on chance. This is referred as randomization. यहाँ पे हमें एक टर्म देखने को मिला, रेंडोमाइजेशन। इसका अर्थ सिंपल सा इतना है कि रैंडमली हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, विच itself depends on the concept of probability. You may have come across the idea of probability in mathematics course. अच्छा, यहाँ पे अब क्या बताया गया है, हम रैंडमली सैंपल को जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अब रैंडमली कैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाले मेथड में बताया गया, अगर हम फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ों पे सर्वे करना चाहते हैं तो जो इनसे रिलेटेड कैटेगरीज या सब कैटेगरीज हैं उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन इसमें हमें बताया जा रहा है जो हमें फैक्ट्री के ऊपर सर्वे करना है,
लेकिन हम फैक्ट्री से रिलेटेड लोगों से नहीं पूछेंगे। हम रैंडमली जो है सो मान लेते हैं जो 100 लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया। अब ये 100 लोग एक ही शहर से नहीं हो सकते, ये डिफरेंट विलेज के हो सकते हैं, डिफरेंट टाउन्स के हो सकते हैं। अगर इस फैक्ट्री के ऊपर हमें सर्वे करना है तो इसमें से कुछ रूरल हो सकते हैं, कुछ अर्बन हो सकते हैं, कुछ मिडिल क्लास हो सकते हैं, कुछ हाई क्लास हो सकते हैं। यानी रैंडमली हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया लोगों का विदाउट सोचे हुए कि वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या नहीं है। इसमें क्या हो गया, इसमें प्रोबेबिलिटी चांस, यानी जिस तरीके से हम मैथ्स में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हेड है, एक कॉइन है, इसमें हेड है और टेल है, तो हेड या टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है, हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। तो उसी प्रकार से हम रैंडमली जो है लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। वो उस इंडस्ट्री से जुड़े हो भी सकते हैं, उनको उसके बारे में नॉलेज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से हम लोगों को कलेक्ट करेंगे, अपना सैंपल सर्वे यानी जो सैंपल होगा उसको कलेक्ट करेंगे। How you have come across the idea of probability in mathematics course? Probability refers to the chance or an event happening. For example, when we toss a coin, it can fall with the head side up or the tail side up. With normal coins, the chances or probability of head or tail appearing in exactly the same, that is 50% each. Which of the two events actually happens when you toss the coin, that is whether it come up head or tails, depends purely on chance and nothing else। यानी जिस तरीके से हमने ये समझा, तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसका चांसेस 50-50% होता है, क्योंकि उसमें दो ही चीज़ हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 100% चांस होना चाहिए, जिसमें से दो जो है हमारे पास है हेड और टेल, तो चांसेस 50-50% हो गए। उसी तरीके से जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में भी लोगों से हम रैंडमली इसी तरीके से जान सकते हैं, और हमारा जो रिज़ल्ट है वो चांस बेस्ड ज़्यादा हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे लोग उसके बारे में जान, हो सकता है उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो लोगों के पास बिल्कुल नॉलेज नहीं हो, बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। We use the same idea in selecting a sample. We try to ensure that the actual person or household or village choose to be part of the sample is chosen purely by chance and nothing else. यानी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक सैंपल के लिए मान के चलते हैं जो हमें एक रिसर्च करना है, एक रिसर्चर है। यहाँ पे क्या कहना चाहता है, यहाँ पे कहना ये चाहता है कि मान लेते हैं एक रिसर्चर है, ठीक है। अगर ये रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है किसी एक टॉपिक पे, अगर ये सोच करके जाए उस विलेज में ये रिसर्च करने के लिए कि हाँ यहाँ पे प्रिमिटिव लोग रहते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है सो इतना ठीक ठाक है, यहाँ पे जो है सो वेराइटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, लोग जो है सो एजुकेटेड हैं, अगर ये सारी चीज़ें देख करके जाए, ये हमारा पहला मेथड हो गया सैंपल सिलेक्शन का। लेकिन अगर कोई रिसर्चर है और ये रैंडमली किसी भी विलेज में जाकर के सर्वे स्टार्ट कर दे विदाउट सोचे हुए कि ये जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड सर्वे कर रहा है या इसका जो टॉपिक है क्या वो चीज़ वहाँ से रिलेटेड है या नहीं है, विदाउट कुछ सोचे हुए अगर रैंडमली ये किसी विलेज को, किसी टाउन को, किसी सोसाइटी को ये अपने सैंपल के रूप में एक्सेप्ट कर ले, इसे हम बोलते हैं रैंडमाइजेशन ऑफ सैंपल। इसमें यही चीज़ बताया गया है कि किसी भी हाउस होल्ड को या विलेज को चूज कर लेना अपने सैंपल सर्वे के रूप में, सैंपल के पार्ट के रूप में। और ये जो है ये सोच करके नहीं करेगा, मतलब एक जो रिसर्चर होगा उनके पास 10-20 विलेज का लिस्ट तो होगा जो ये विलेज है जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन उसी पर्टिकुलर विलेज के अंदर रिसर्च करेगा ये वो रैंडमली चूज करेगा। It is only if this is true that the sample will be a representative sample. If a survey team choose only villages that are near the main highway in their sample, then the sample is not a random or chance sample but a purposive one. अच्छा, इसमें क्या बताएगा, यानी हमारा जो पहले वाला था उसे हम बोलेंगे पर्पोसिव सैंपल,
और ये दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है रैंडमाइजेशन। अगर रिसर्चर किसी एक विलेज का सर्वे करना चाहता है, लेकिन अगर रिसर्चर ये सोच ले जो हम उसी विलेज का सर्वे करेंगे जो किसी हाईवे के पास होगा, जो सिटी से कनेक्टेड होगा, जो इकोनॉमिकली साउंड होगा, जहाँ पे लोग एजुकेटेड होंगे, तो वो रैंडम सैंपल नहीं हुआ उसका। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी ही जो है उन सारे ही लोगों को छांट दिया अपने सैंपल सर्वे के रूप में जो कि हाईवे के पास नहीं है। तो वैसे सैंपल को हम बोलेंगे पर्पोसिव सैंपल। जैसे कि पहले वाले केस में जो था, पहले प्रिंसिपल में बताया गया कि हम फैक्ट्री से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, यानी सिर्फ जो फैक्ट्री से रिलेटेड लोग होंगे वही उस सैंपल का पार्ट हो सकते हैं, बाद बाकी जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी उसके सैंपल के रूप से वो हट चुके हैं। If we choose mostly middle class household or households that we know, then the sample is again likely to be purposive. The point is that after the relevant strata in a population are identified, the actual choosing of sample households or respondents should be a matter of pure chance. यानी जब हमें पता चल गया जो हम किस तरीके के लोगों पे सर्वे करना चाहते हैं, हमें हमारा टॉपिक पता चल गया, उसके बाद जो हमारा सर्वे होगा वो प्योरली बाय चांस होना चाहिए, प्योरली रैंडमाइजेशन उसमें होना चाहिए, तभी हम जो है कह सकेंगे हाँ ये जो हमारा सैंपल है वो रैंडम सैंपल है। अगर हमने कुछ चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ें देख करके हम अगर अपने सैंपल को उठा रहे हैं तो वो हमारा पर्पोसिव सैंपल हो जाएगा। This can be ensured in various ways. Different techniques are used to achieve this, the common one being drawing of lots और रोलिंग ऑफ डाइस, द यूज ऑफ रैंडम नंबर्स टेबल्स स्पेशली। अच्छा, इसमें बताया गया कि अब ये रैंडम जो सैंपल होगा इसको हम किस तरीके से चूज करते हैं। तो रैंडम सैंपल को जो है हम लॉटरी के थ्रू चूज कर सकते हैं, या डाइस यानी होता है ना जो 2 आया तो हम इस विलेज को सेलेक्ट करेंगे, 3 आया तो हम इस विलेज को सेलेक्ट करेंगे, यानी नंबरिंग कर सकते हैं, या पर्टिकुलर उसमें नाम लिख करके दे दिया और उसको फ्लिप किया और जो पर्ची पे लिखा हुआ है उस विलेज को सेलेक्ट कर। अगर इस तरीके से चीज़ों को सेलेक्ट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं रैंडमाइजेशन ऑफ सैंपल। रैंडम नंबर्स जनरेट बाय कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स, अच्छा उसी का एग्जांपल है। टू अंडरस्टैंड हाउ अ सर्वे सैंपल इज एक्चुअली सेलेक्टेड, लेट अस टेक अ कंक्रीट एग्जांपल। यानी एक सैंपल किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है उसका यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। Suppose we wish to examine the hypothesis that living in a smaller or more intimate communities produce greater inter-community harmony than living in larger, more impersonal communities. यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया और इसका क्वेश्चन ये है कि बताया गया जो ऐसा एक हाइपोथेसिस, ऐसा एक प्रिजम्पशन, यानी एक रिसर्चर, इसमें बताया गया एक रिसर्चर है, ये रिसर्च करना चाहता है, इसने अपने रिसर्च का जो टॉपिक रखा है उसने ये ऑलरेडी सोच लिया, यानी रिजल्ट इसने सोच लिया है, या एक हाइपोथेसिस इसने सोच लिया, उसको ये प्रूव करना चाहता है। एक हाइपोथेसिस प्रिजम्पशन इसने ऑलरेडी सोच लिया। ये इसने क्या सोचा है कि अगर पॉपुलेशन कम है तो लोगों के बीच में कनेक्टिविटी ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोगों के बीच में कनेक्टिविटी जो है वो कम है। ये इसने प्रिजम्पशन कर लिया, इसने अपना एक हाइपोथेसिस कर लिया। अब ये क्या करेगा, अब इसी चीज़ को ये जा करके फील्ड में करेगा। ये देखेगा अगर 10 लोग हैं किसी ग्रुप में तो क्या ये 10 लोग आपस में एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते हैं इन कंपैरिजन टू कि अगर कहीं पे 20 लोग हैं तो 20 लोग एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। अब इस चीज़ को जा करके ये फील्ड में प्रूव करने की कोशिश करेगा एक रिसर्चर। More impersonal communities. For the sake of simplicity, let us suppose we are interested only in the rural sector of a single state in India. The simplest possible sample selection process would begin with a list of a village in the state along with their population. Then we would decide on the criteria for defining a small and large villages. From the original list of villages, we now eliminate all the medium villages, that is, those that are neither small nor big. Now we have a received list stratified by size of village. Give our researcher question. We want to give equal weightage to each of the strata, that is, small and big villages. So we decide to select 10 villages from each. To do this, we number the list of small and big villages and randomly select 10 numbers from each list by drawing lots.
वी नाउ हैव आवर सैम्पल कंसिस्टिंग ऑफ 10 बिग एंड 10 स्मॉल विलेजेस फ्रॉम द स्टेट and we can proceed to study those villages to see if our initial hypothesis was true or false. अच्छा, इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि बुक में के अंदर बताया गया कि ये सर्वे करना चाहते हैं। ये सर्वे करना चाहते हैं किस सब्जेक्ट के ऊपर? इन्होंने एक हाइपोथेसिस लिया कि जो स्मॉल विलेज होगा उसमें इंटरकनेक्शन जो है लोगों के बीच में वो अच्छा होगा, ज़्यादा होगा। जो लार्ज विलेज है इसमें लोगों के बीच का जो कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन है, वो कम होगा इसके कंपैरिजन में। तो अब इस चीज़ को ये कैसे प्रूव करेंगे? इसने विलेज का एग्जांपल लिया। तो ये क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट के पास जो लिस्ट होती है विलेजेस की, ये गवर्नमेंट का या किसी स्टेट का, मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ये करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो ये उस स्टेट का जो मैप होगा ये उस मैप को लेंगे, इसके अंदर कितने विलेज हैं ये उस चीज़ को पहले पता करेंगे, लिस्ट बनाएंगे इस स्टेट के अंदर कितना विलेज है, या किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इस चीज़ को ये प्रूव करना चाहते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लेते हैं कि ए डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने चूज किया। इस ए डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है मान लेते हैं 50 विलेज है। इस 50 विलेज में से मान लेते हैं 20 ऐसे विलेज हैं जो लार्ज विलेज के कैटेगरी में 15 ऐसे विलेज हैं जो कि लार्ज विलेज के कैटेगरी में आते हैं, 15 ऐसे विलेज हैं जो कि स्मॉल विलेज के कैटेगरी में आते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से ये देखेंगे, यानी सेंसस हुआ होगा, सेंसस में जो पॉपुलेशन होगा उसके हिसाब से ये एक कैटेगरी रखेंगे। और बीच में यानी 30 हो गया, ये 20 विलेज हो गए, ये मीडियम साइज का था तो इसको ये काउंट नहीं करेंगे। अब ये क्या करेंगे, अब लार्ज विलेज में से इन्होंने देखा जो 15 ऐसे विलेज हैं उसमें से जिसको कि लार्ज विलेज के कैटेगरी में रखा जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। 15 ऐसे विलेज हैं जिसको कि स्मॉल विलेज के कैटेगरी में रखा जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो उस टोटल 50 विलेज में से 50 विलेज में से तो ऑलरेडी 20 जो है वो इस रिसर्च से आउट हो गए क्योंकि वो मीडियम साइज के थे। अब लेट्स लेते हैं, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये मान के चलेंगे जिस विलेज में 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उसे हम लार्ज के अंदर रखेंगे, जिसमें जो है सो 500 से कम का पॉपुलेशन होगा उसको हम स्मॉल विलेज के अंदर रख लेंगे, और 500 से 1000 जो होगा ये मीडियम में रख लेंगे। तो ये तो आउट हो गया इस रिसर्च से। अब ये 15 विलेज था, अब ये क्या करेंगे, ये 15 विलेज का एक लिस्ट बनाएंगे। एक लिस्ट इस तरीके से इन्होंने बना लिया, एक ये इस तरीके से लिस्ट बना लेंगे, एक लिस्ट बना लिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये लिख लेंगे। फिर दूसरा इसमें 1 2 3 4 5 6 15 तक ये जाएंगे। इसमें से हो सकता है, या फिर ये क्या कर सकते हैं, ये चीट बना सकते हैं और उसके ऊपर उस 15 विलेज का नाम लिख सकते हैं, और उसमें से उसको ये फ्लिप करेंगे और उसमें से कोई 10 जो है रैंडम विलेज को ये कलेक्ट कर लेंगे इसमें से। ठीक उसी प्रकार से चीट में 15 विलेज का नाम लिखा जाएगा, उसमें से 10 निकाल लिया जाएगा। अब जो 10 विलेज ये इसमें से निकला लार्ज में से, और 10 विलेज जो स्मॉल में से निकला, अब इस 10 विलेज के ऊपर ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसको बोलेंगे रैंडम सैंपल कलेक्ट करना। तो ये जो आइडिया था, जो किस तरीके से रैंडम सैंपल कलेक्ट करेंगे, तो ये तो एक बेसिक्स आइडिया था यहाँ पे दिया हुआ। जब एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा होता है तो वो कई सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रख करके रिसर्च कर रहा होता है, जिस कारण से उनका जो ये सैंपल कलेक्शन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट दी बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेंस दी सेम, यानी लेकिन जिस तरीके से वो चूज करेंगे वो सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल वो सेम ही यूज करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। देन द सैम्पल इज स्टडीड एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फॉर इट आर जनरलाइज टू द इंटायर पॉपुलेशन, यानी उसके बाद ये उससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे, अपना स्टडी करेंगे और इनके स्टडी से कुछ रिजल्ट निकलेगा, और फिर जो रिजल्ट ये निकालेंगे उससे वो पूरे रिजल्ट को जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेट्स मान लेते हैं कि इन्होंने स्मॉल विलेज का जो 10 सैंपल लिया, 10 विलेज को इसने चूज किया, उसमें से 9 ऐसे विलेज हुए या 8 ऐसे विलेज हुए जिसमें से रियली में जो लोग थे उनके बीच का इंटरकनेक्शन अच्छा था। तो ये इस चीज़ को मान लेंगे, जहाँ जो छोटा एरिया होता है, जो छोटा विलेज होते हैं उसमें लोगों का इंटरेक्शन अच्छा होता है, उसमें लोगों का कनेक्टिविटी अच्छा होता है। जो लार्ज विलेज में जो इन्होंने स्टडी किया उसमें से 2 या 3 ऐसे विलेज थे जिसमें लोगों का इंटरकनेक्शन अच्छा था, लेकिन और जो 7 विलेज थे उसमें इंटरकनेक्शन उतना अच्छा नहीं था।
इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं था। ये इस चीज़ को जनरलाइज्ड कर देंगे, जहाँ जो बड़े विलेज होते हैं उसमें इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं होता है लोगों के बीच में, और जो छोटे विलेज होते हैं उसमें इंटरेक्शन अच्छा होता है। इस चीज़ को, ये रिजल्ट को जनरलाइज्ड करने की कोशिश करेंगे। और सैम्पल का सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि हम रिजल्ट को जनरलाइज्ड कर सकते हैं। एक इंटरव्यू के रिजल्ट को हम जनरलाइज्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आदमी का कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फील्ड स्टडी को हम जनरलाइज्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक छोटे से एरिया का फील्ड स्टडी होता है। लेकिन हम एक सैंपल के रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। The statistical properties of a statistically selected sample ensure that the characteristic of the sample will closely resembles the characteristics of the population it is drawn from. There may be small differences, but the chance of such deviations occurs can be specified. This is known as the margin of error or sampling error. अच्छा, अब हो सकता है कि इन्होंने जो रिसर्च किया उसमें कुछ एरर भी आ सकते हैं। कि मान के चलते हैं कि इन्होंने ऐसा सोचा था कि जो स्मॉल विलेजेस होते हैं उसमें लोगों का इंटरेक्शन अच्छा होता है, लेकिन अब कोई एक ऐसा विलेज, स्मॉल विलेज में आ गया कि उसमें जो है लोगों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा देखने को मिला ही नहीं, यानी बहुत ख़राब देखने को मिला। तो इसको हम सैम्पल एरर के रूप में ले सकते हैं, या मार्जिन एरर के रूप में ले सकते हैं, या पॉपुलेशन जो साइज इन्होंने जो सोचा, जिस तरीके से हम विलेज को लेंगे उसमें कोई एरर आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं ये सैम्पलिंग एरर के रूप में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने सोचा था कि जिसमें 500 से कम पॉपुलेशन होगा उसको हम स्मॉल विलेज के रूप में लेंगे, और हो सकता है किसी विलेज में जो है 499 पॉपुलेशन था तो उसको ये स्मॉल विलेज के रूप में ले लिए, लेकिन वहाँ पे जो हमें रिजल्ट देखने को मिला वो एक लार्ज विलेज या मीडियम विलेज के का कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला। तो इसको हम सैम्पल एरर के रूप में बोलेंगे, यानी सैम्पल में कुछ एरर है, सैंपल कलेक्ट करते समय जो एरर हुआ। इट अराइजेज नॉट ड्यू टू any mistakes made by the researcher, but because we are using a small sample to stand for a large population. When reporting the result of sample survey, researchers must specify the size and design of their sample and the margin of error. यानी जब हम एक रिजल्ट को जनरलाइज्ड करते हैं, मान के चलते हैं जो कोई एक रिसर्चर ने ये रिसर्च किया कि जो स्मॉल विलेजेस होते हैं उसमें जो मोस्टली जो विलेज होता है वो उनके बीच का इंटरेक्शन अच्छा होता है। अब कोई दूसरा रिसर्चर इसी चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं, जब उसने उसी टाइप के, जिस तरीके से इसने सैंपल लिया था उसी टाइप का रिसर्च उसने करना शुरू किया, तो इसने कहा जो मोस्टली जो है, जैसे कि 10 विलेज थे तो 10 में से 8 या 9 ऐसे विलेज होंगे जिसका इंटरेक्शन अच्छा होगा। अब कोई दूसरा रिसर्चर उसी चीज़ को करने के लिए जा रहा है, अब उसने पाया कि 5 ही ऐसे विलेज थे जिसके बीच का इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिला, दोनों के रिजल्ट के में डिफरेंस देखने को मिला, इसे हम बोलेंगे कि इसके सैंपल में एरर था, इस या फिर ये कोई एक्सेप्शन हो सकता है। चूँकि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो एक लार्ज पॉपुलेशन के बारे में सोच करके रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारा जो सैंपल साइज होता है वो छोटा होता है, तो जिस कारण से कुछ एरर भी आ सकता है रिसर्च के अंदर। और एक रिसर्चर इन चीज़ों को देख करके कोई रिसर्च करता है, उन्हें पता होता है, उन्हें साइज पता होता है, किस तरीके से रिसर्च करेंगे, उनका डिज़ाइन पता होता है, उनका सैंपल पता होता है, वो क्या क्या एरर कहाँ कहाँ हो सकती है, उन सारे चीज़ों को सोच करके एक रिसर्चर जो है वो रिसर्च करता है। तब हम देखेंगे कि सर्वे का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, उसका स्ट्रेंथ क्या है, जिस कारण से कोई भी रिसर्चर सर्वे को चूज करता है अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के रूप में। The main strength of the survey method is that it is able to provide a broad overview representative of large population with relatively small outlay of time and money. यानी सर्वे का स्ट्रेंथ यही है कि ये हमें एक ब्रॉड ओवरव्यू प्रेजेंट करता है, एक स्मॉल टाइम में कम मनी लगा करके, और एक अच्छा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है जिसको कि हम जनरलाइज्ड कर सकते हैं ईजिली। The bigger the sample, the more chance it has to being truly representative. The extreme case here is that of the census, which includes the entire population. In practice, sample size may vary from 30 to 40 to many thousands.
यानी इसमें बताया गया कि सैंपल का सबसे बड़ा एडवांटेज, सर्वे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें हमें पैसा कम लगता है, टाइम कम लगता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है, इसको हम जनरलाइज्ड कर सकते हैं और हमारा सैंपल साइज भी छोटा होता है। हम जितना बड़ा सैंपल साइज इसमें लेते जाएंगे उतना हमारा जो जनरलाइजेशन होगा वो परफेक्ट बनता जाएगा सर्वे के अंदर।